नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, जिन्हें हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं, उन पे चर्चा कर रहे थे। आज हम राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप ये जानते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। वहीं राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें हम राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि भाई लोकसभा के पदाधिकारी का नाम क्या होता है, तो आप बोल दोगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के पदाधिकारियों का नाम क्या होता है, सभापति एवं उपसभापति। दूसरा तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको कंठस्थ करना है, आपको हमेशा याद रखना है, राज्यसभा का सभापति का जो पद है वो पदेन होता है। यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में तो कार्य करता ही है, साथ साथ वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। यानी राज्यसभा के सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता है। ध्यान बात कीजिए, राज्यसभा के सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता, बल्कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति तो होता ही है, साथ साथ राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। तो इस मामले में राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष से उसका पद अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है, क्योंकि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करती है। वहीं राज्यसभा सभापति का जो राज्यसभा का पद होता है वो पदेन होता है। वो भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में तो कार्य करता है, साथ साथ में राज्यसभा का सभापति भी होता है। दूसरी बात, जहाँ लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होने के साथ साथ लोकसभा का सदस्य भी होता है, यानी अपने सदस्यों में से ही लोकसभा एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। वहीं जो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होता है उस समय वो राज्यसभा का सभापति होता है। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो पदेन होता है, यानी उसके पद से जुड़े हुए कर्तव्य होते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के रूप में जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होता है, जैसे कि आपको मालूम है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो जैसे ही 5 वर्ष का जो उसका नियमित कार्यकाल है वो समाप्त होता है, तो साथ साथ राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका कार्यकाल भी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। तो दो बात याद रखनी है, पहली कि वो राज्यसभा का सभापति का पद पदेन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति हमेशा जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। दूसरी बात, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि वो उपराष्ट्रपति के रूप में जैसे ही अपने कार्यकाल को समाप्त करता है तुरंत ही वो राज्यसभा के सभापति से भी निवृत्त हो जाता है, उसका पद समाप्त हो जाता है। तो ये आपको तथ्य याद रखना है। अब जहाँ तक राज्यसभा के सभापति का कार्य है, पहले तो उनके निर्वाचन की बात बता दूं कि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कैसे होता है। वैसे इस पर विस्तृत चर्चा हम जब कार्यपालिका यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब उसके निर्वाचन की बात करेंगे, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन फिर भी जिससे आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा बता दें कि उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होता है। देखिए, इस भारत की संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति का चयन करते हैं। अब जहाँ तक राज्यसभा के सभापति के कार्यों की बात है, देखिए राज्यसभा के सभापति का भी वही कार्य होता है जो लोकसभा के इस अध्यक्ष का होता है। जैसे संसद की सदन की व्यवस्था बनाए रखना, संसद की कार्रवाई को नियमित करना, सदस्यों को बोलने का अवसर देना, बोलने का समय निर्धारित करना, सदस्यों से प्रस्ताव स्वीकार करना, प्रस्ताव पे चर्चा कराना, मतदान करवाना और मतदान का फैसला देना। और जैसे सदन में किसी मुद्दे पे यदि मतदान हो रहा है, मत पक्ष और विपक्ष में जो मत पड़े हैं वो बराबर है, तो लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा का सभापति भी अंतिम और निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो उसकी जो शक्तियाँ हैं कम अधिक रूप में लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। बस दो बातों में डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। दो मामलों में लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। पहला है कि कोई विधेयक, धन विधेयक या साधारण विधेयक, इस पे निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष देता है।
राज्यसभा के सभापति का इस पर कोई रोल नहीं है। दूसरा, संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो हमेशा भारत का लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा के सभापति की उसमें कोई भूमिका नहीं है। जहाँ तक राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों की बात है, तो राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर आश्रित हैं। अब आप पूछेंगे कि संचित निधि क्या है? देखिए, सरकार को जो कर लगाती है सरकार, या जो भी सरकार को आय होती है, वो भारत की संचित निधि में जमा होती है। तो राज्यसभा का जो सभापति है उसकी आय भारत की संचित निधि पर आधारित है, और उसके वेतन भत्ते क्या होंगे इसका निर्धारण संसद समय समय पर करती है। जहाँ तक राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रश्न है, तो फिर पहले मैंने कहा है कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो उसके हटाने की विस्तृत विधि का अध्ययन हम जब उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे जब करेंगे। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव से जिससे लोकसभा सहमत हो, उस प्रस्ताव से हटा दिया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति या सभापति, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उसको हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा अगर बहुमत से पारित कर दे वो प्रस्ताव, और बाद में लोकसभा भी अपने बहुमत से उस प्रस्ताव से सहमत हो जाए, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब राज्यसभा के सभापति की क्या योग्यता है? वही योग्यता है जो उपराष्ट्रपति की है। वो 35 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। इस पे हम ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे उस समय इस पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि राज्यसभा जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका अलग से कोई वेतन नहीं होता। उसका भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उसको कोई वेतन नहीं मिलता। उसको सामान्यतः भारत के राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, क्या परिस्थिति हो सकती है ऐसी? भाई, राष्ट्रपति का निधन हो गया हो, वो बीमार हो, या कोई विदेश दौरे में हो, या कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद का काम करता है, तब वो राष्ट्रपति की तनख्वाह प्राप्त करेगा, तब उसे राज्यसभा के सभापति की तनख्वाह नहीं मिलेगी। यानी उपराष्ट्रपति की तो कोई तनख्वाह ही नहीं होती, या तो तनख्वाह उसे मिलेगी राज्यसभा के सभापति की, या फिर जब वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निष्पादन करेगा आकस्मिक स्थिति में तो राष्ट्रपति की, अन्यथा उपराष्ट्रपति की कोई तनख्वाह नहीं होती। उपराष्ट्रपति के पद की कोई तनख्वाह नहीं होती, वो उसको तनख्वाह सभापति के रूप में मिलती है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि राज्यसभा का जब सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो वो राज्यसभा का सभापति तो नहीं कर सकता। तो ये तो सभापति की बात होगी, इस पर डिटेल बात नहीं करेंगे, जो पदेन है इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा है कि जैसे लोकसभा में उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राज्यसभा में भी उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष होता है जिसे हम उपसभापति के रूप में जानते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष बोलते हैं, और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा में जो डेप्यूटी का पद होता है पदाधिकारी का, उसको उपसभापति बोलते हैं। अब ये याद रखना है कि जहाँ राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है, यानी वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, पदेन है, वहीं उपसभापति राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है। ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो पदेन होता है। जो भी राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिक सभापति भी बन जाता है राज्यसभा का। लेकिन जहाँ तक उपसभापति की बात है, तो राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से 6 वर्ष के लिए, या जो भी कार्यकाल है उसका, उस कार्यकाल के लिए जो भी कार्यकाल उसका शेष बचा है, मान लो उसको सदस्य बने 3 वर्ष हो गए, तो 3 वर्ष ही कार्य कर पाएगा। तो राज्यसभा अपने ही लोगों में से एक उपसभापति का चयन करती है। तो वो उपसभापति राज्यसभा का क्या बोलते हैं, सदस्य होता है। तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से अपने उपसभापति का चयन करती है। यदि किसी कारण मान लो सभापति अपने पद का सभापति सदन का संचालन नहीं कर रहा है, बीमार है, या कोई आवश्यक काम है, या वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उपसभापति राज्यसभा का संचालन करती है। यदि किसी कारण उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, तो तब
राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से दूसरे उपसभापति का चयन कर लेती है। जहाँ तक उपसभापति की बात है, तो उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को कभी भी दे सकता है। मान लो उसको लगे कि भाई वो अपने दायित्वों के क्रियान्वयन में सक्षम नहीं रहा किसी भी कारण से, या तो वो कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। वो त्यागपत्र किसको देता है? राज्यसभा के सभापति, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दूसरी, यदि राज्यसभा का अपने उपसभापति में से विश्वास खत्म हो जाए, तो वो क्या बोलते हैं, उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर उसको हटा, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर या उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके उसको हटा सकती है। परंतु ऐसे किसी भी प्रस्ताव की 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जहाँ तक उपसभापति की बात है, वही है कि भाई वो सभापति जब अनुपस्थित होता है तो सभापति के रूप में कार्य करता है। जब सदन में सभापति पीठासीन होता है, यानी उपराष्ट्रपति आया हुआ होता है और वो सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहा होता है, तो ऐसे में उपसभापति सदन के आम सदस्यों की तरह उसकी भूमिका होती है। वो सदन में किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग लेता है, मतदान देने का अधिकार होता है। किंतु जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो वो साधारणतः किसी विधेयक के पक्ष विपक्ष में वोट नहीं दे सकता। वो जब ही दे सकता है जब मत बराबर हो। और अगर सभापति मौजूद है तो वो आम सदस्यों की तरह बिहेव कर सकता है, किसी प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में बोल सकता है, मतदान कर सकता है। पर मान लो सभापति नहीं है और सदन का संचालन वो कर रहा है, तो फिर वो वोट उसी स्थिति में देगा किसी प्रस्ताव के जबकि मत बराबर हो, और उस समय उसका मत निर्णायक होता है। उसका भी जो वेतन है उसे भी समय समय पर वेतन भत्तों का निर्धारण संसद ही करती है, और उसका वेतन भी भारत की संचित नीति पर ही आधारित होता है। तो आज हमने राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, जिन्हें हम सभापति और उपसभापति के नाम से जानते हैं, उन पर चर्चा की। कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस विषय पे आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।